नोट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं प्रोग्राम के ऊपर आऊँगा तो वो चीज़ें नोट करने वाली हैं। ये मेरा लेक्चर तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे याद रखिएगा कि सॉरी, मेरे दोनों कान में ना वो हीयरिंग एड लगी हुई है, तो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। तो जब हमने ये केंद्र में बात रखी, केंद्र में मतलब समन्वय समिति की केंद्र में, तब हमने कुछ प्रोग्राम दिए। मुझे याद है कि देश में भी प्रोग्राम हुए और पंजाब में भी। सबसे कामयाब हमारा प्रोग्राम था कि हमने जितने भी पंजाब में लीडर थे, हर पार्टी के एमएलए, एमपी या उनके कोई अध्यक्ष थे, उनको हमने कॉल दी कि उनके घर में जाके ये किसानों का एक डिमांड चार्टर देना जिसमें 3 कानून वापस करो एक मुद्दा था। और उसी में हमने उनको एक चेतावनी पत्र दिया। फर्स्ट हमने चेतावनी पत्र दिया बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस, सबको। उस समय आम आदमी पार्टी के भी एमपी थे। तो वो जब हमने चेतावनी पत्र दिए तो उसका फॉर्म था कि अपने घरों से ट्रैक्टर निकालो, ट्रैक्टर मार्च करो, उनके दफ्तर और घरों के सामने ट्रैक्टरों का धरना लगाओ अपना, और उनको ये ज्ञापन और चेतावनी पत्र दे के आओ। उसमें आप हैरान होंगे कि उसमें पंजाब के जो यूथ थे, नौजवान थे, वो मैं पहली बार देखा किसान आंदोलन में कि कम से कम 50%, 40% से ज़्यादा, 60% तक यूथ लोग अपने ट्रैक्टर की बड़ी स्पीड चला के उस मोर्चाबंदी में आए, शहरों में मार्च निकले। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसान आंदोलन में पहले हमारे पंजाब में ये कहा जाता था कि इस गांव से ये 5 बूढ़े जाते हैं किसान यूनियन में, वहां से 3 आते हैं। तो पहले बूढ़ा लोग आते थे किसान यूनियन में। उस आंदोलन में नौजवान आए, यूथ आया बड़ी पैमाने। ये बात है कोई जुलाई अगस्त की। जुलाई अगस्त में उसी समय हमने कुछ तालमेल करना शुरू किया हरियाणा और बाहर के संगठनों से, क्योंकि समन्वय समिति तो थी। तो समन्वय समिति के प्रोग्राम इंप्लीमेंट पंजाब में ही हो रहे थे और कहीं नहीं हो रहे थे, क्योंकि कोरोना का वो भी था, एक चल रहा, लोगों को डर लगता था। तो जैसे ही उसके सेकंड कॉल में हमने क्या दिया कि 3 बड़े बड़े, चार बड़े बड़े रैलीज हमने पूरे पंजाब में निकाली। किसी में 50,000, किसी में 40,000 लोग आए। फिर उसके बाद नया युग शुरू होता है जब हम सितंबर 19 को पूरे किसान संगठनों की बैठक बुला ली। पूरे किसान संगठनों की मतलब जो समन्वय समिति से बाहर थे, 14-15 संगठन, उनको भी हमने इनवाइट किया कि आइए हम मिलकर लड़े। उसमें फैसला ये हो गया कि 25 सितंबर को पंजाब बंद रहेगा। और आप हैरान होंगे कि 25 सितंबर के बंद से पहले ही अकाली दल ने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ दिया। उसकी मंत्री थी जो, उसने रिजाइन कर दिया, क्योंकि पंजाब में इतना माहौल बन गया। और 25 सितंबर के बंद में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, सब ने अपनी अपनी जगह पूरी रोड्स को ब्लॉक किया। पूरा पंजाब में एक चिड़ी भी नहीं दिखाई देती थी, एक खोखा भी नहीं खुला दिखा, बूट पॉलिश का कोई खोखा नहीं भी दिखा। तो इससे एक माहौल बना कि फिर हम सब संगठन इकट्ठे होके सितंबर में मीटिंग करके कॉल दिए, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ लड़ाई थी, केंद्र चुप था। 3 कृषि कानून तो केंद्र के थे, एमएसपी का मुद्दा केंद्र का था। पंजाब सरकार पीछे हट गई थी। पंजाब सरकार ने हमें 2-3 मीटिंग दे दी, बल्कि हम क्या करें, हम असेंबली में मता डालेंगे। तो उन्होंने भी एक घुटने टेक के हमारे सामने। तो फिर 25 सितंबर के बाद जो हमने कॉल दी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मुद्दे हैं, 4। उसको कुछ अखबारों ने पंजाब का आंदोलन का फॉर्म भी बोला, पंजाब फॉर्म ऑफ स्ट्रगल।
उसमें क्या था? नंबर 1, केंद्र सरकार को चोट करते हुए पूरे पंजाब में रेलवे नेटवर्क ब्लॉक कर दिया जाएगा। ना रेल जम्मू कश्मीर को जाएगी, ना हिमाचल को जाएगी, ना पंजाब में आएगी, ना पंजाब से जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, केंद्र सरकार में राज करती पार्टी बीजेपी को बोला गया, क्योंकि बाकी पार्टियां तो अपने घुटने टेक चुकी थी, कि हम पंजाब के गांव में बीजेपी एमएलए एमपी या उसके नेता को घुसने नहीं देंगे। यहां तक हुआ कि उनकी गाड़ियों को रोड्स के ऊपर भी रोक दिया गया कि बीजेपी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैसला हमने किया कि पूरे पंजाब में अडानी और अंबानी के जो पैदावार है, वो उसकी पैदावार क्या थी? अंबानी के पेट्रोल पंप थे, अंबानी के टेलीफोन थे, उसके टावर थे, अडानी के बड़े बड़े वो गोडाउन थे, सबको एकदम ब्लॉक करके रख दिया कि हम नहीं चलने देंगे। कोई भी पेट्रोल पंप रिलायंस का हमने 1.5-2 महीने बाद चलने दिया। कोई पेट्रोल पंप नहीं चल रहा था रिलायंस का। अडानी का जो बड़ा गोडाउन थे, सब जगह वहां किसान धरना लगा के बैठ गए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने किया आंदोलन का रूप, वो था कि पंजाब में कोई भी टोल प्लाजा चार्ज नहीं करेगा। हर टोल प्लाजे में लोग धरना लगा के बैठ गए, गाड़ियां फ्री निकली और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हर आदमी को, वो कर्मचारी था या ट्रांसपोर्टर था, व्यापारी था, उनको टोल प्लाजा बहुत उनको दिमाग में था कि ये टैक्स है एक तरह का। तो हर चीज चार चीजों के ऊपर हमने एक्ट किया और चारों कामयाब हुए। और फिर चलता है केंद्र सरकार से वार्तालाप फेल हो जाती है 2 बार। मैं हैरानी इस बात की है कि 3 केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ 14 नवंबर को जब बात हुई, 14 नवंबर 1 अक्टूबर से लेकर 1.5 महीना हर उसी चल रही थी। 14 नवंबर की बात में भी हमने उनको कहा कि कल को दिवाली है, आप ये चीज ऐलान करो, हम छोड़ देंगे सब कुछ। लेकिन उन्होंने उस समय वो भी ऐलान नहीं किया, तो आंदोलन आगे चला गया। उसके बाद फिर हम देश के बाकी संगठनों के साथ तालमेल किया। AIKSCC के जरिए ही, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के जरिए ही दिल्ली में फर्स्ट बैठक हुई और दिल्ली में ऐलान हो गया कि 5 लोग इस उसमें 2 चीज पास हुई। नंबर 1 कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी का जो ऐलान था कि 26-27 को 2 दिन के लिए हम दिल्ली जाएंगे, ये अब हम सभी संगठन इसको अपना मानते हैं। ये नहीं कि केवल संघर्ष समिति का है, ये सबका हो गया। वहां 5 लोगों का एक कमेटी बन गया। और फिर ये है अक्टूबर की बात, 27-28 अक्टूबर की बात। फिर 7 नवंबर को एक मीटिंग फिर होती है जो संगठन बचे हुए थे उनके साथ। उस मीटिंग में कमेटी बनती है 7 लोगों की। हम भी हैं, राज्यवाल भी है, डल्लेवाल भी है, आनंदा भी है, गुरनाम चनूनी भी है। तो हम सोचते हैं इस कमेटी को क्या कहा जाए। कोई नाम आया, इसको तालमेल कमेटी बोल दिया जाए, इसको ये बोल दिया जाए, ये क्या करेगी। तो आया कि ये कमेटी इस आंदोलन का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं रोक लिया सरकार ने, क्या करना है वहां इमीडिएटली करेगी। और उस 7 मेंबरी कमेटी को बोला गया कि पूरे देश के संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी। 7 नवंबर को कहीं से फैसला होके नहीं आया, उसी समय किसानों ने यह तय किया कि संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी है। तो 26 नवंबर को फिर 7 नवंबर के बाद पूरी तैयारी हो गई पंजाब में। सब गुरुद्वारों में सभी जो हमारे गीत लिखने वाले लोग थे, गीत गाने वालों ने, किसी ने टोल प्लाजा पे जाके, किसी ने रेलवे स्टेशन के धरने में जाके, पूरे पंजाब में वो गाने लिखे गए कि चलो अब दिल्ली के साथ मुकाबला हो गया, अब हल बैल छोड़ के चलो दिल्ली की तरफ चलो। वो पूरे जोश वाले गाने थे। तो वो फिर 26 नवंबर को जब निकले तो ये लगता था कि पंजाब दिल्ली के साथ एक लड़ाई लड़ने के लिए निकलना। तो मैं सच बताऊं कि हमारे संगठनों ने तय किया था कि हम बॉर्डर्स के ऊपर रुक के फिर जाएंगे, लेकिन जनता जैसे आता नहीं दरिया में फ्लड आता है, ऐसे आए। उन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी और हरियाणा से उधर से लोग आए, उन्होंने जो बैरिकेड लगे हुए थे ऐसे खींचे
और उधर से लोग हरियाणा में एंटर कर गए और हरियाणा में एंटर करके एक दिन एक रात चलते हुए अल्टीमेटली दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर आ गए। और दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर आके सरकार ने कहा कि हम आपको रास्ता देते हैं, आगे चलिए। तब किसान संगठनों ने बोला अब हम आगे नहीं जाएंगे, आप हमको फंसाओगे, हम तो दिल्ली को घेर के बैठेंगे। तो वो आंदोलन जो था 26-27 नवंबर को शुरू हुआ, 13 महीने चला, आगे आपको सब पता है उसका। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस आंदोलन में हमने 3-4 मुद्दे मेन बनाए थे। नंबर 1, ये 3 कानून वापस लो। नंबर 2, एमएसपी की गारंटी करने वाला कानून बनाओ। नंबर 3, बिजली बिल 2020 जो है प्राइवेटाइजेशन का, उसको वापस लो। नंबर 3 ये था। और नंबर 4 था कि दिल्ली के इर्द गिर्द जो पोल्यूशन का कानून बनाया था कि पंजाब हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं, ये जलाते हैं, उसको वापस लो। मेनली यही थे, मेनली यही मुद्दे थे, एक आध मुद्दा और। तो जब आंदोलन के बाद भी बातचीत सरकार के साथ चली, 12 राउंड चले, वो फेल हो गए। फिर 26 जनवरी को आपको पता है लाल किला की तरफ लोग बढ़ते हैं। हालांकि लीडरशिप नहीं चाहती थी कि लाल किला की तरफ जाया जाए, लेकिन 2 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर आए और कुछ संगठनों ने तय कर लिया दिल उस तरफ जाने का। वो एक हमारा रिव्यू का मामला है कि वो गलत हुआ या ठीक। लेकिन उस समय तक ये हमारा नारे बन गए थे, या जीत के जाएंगे या फिर हमारी लाशें जाएंगी, या कानून वापसी या घर वापसी, या इस तरह के गाने बन गए थे कि हमारा टक्कर हो गया मोदी से। बल्कि ये पूरा एक माहौल था। हर गायक, हर गीतकार ने गाना गाया, हर कहानीकार ने कहानी लिखी, हर नाटककार ने नाटक लिखा, और सभी लोग सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ ऐसे आते थे कि सैटरडे संडे वहां लोग आते थे जैसे किसी पिकनिक मनाने जा रहे हैं। वहां इतने लंगर लगे, गुरुद्वारों ने लंगर लगाए, कंबल बांटे, पता नहीं क्या क्या, वहां ड्राई फ्रूट के ढेर लग गए। वहां कोई चीज की कमी नहीं रही, हर जगह से हर चीज। सर्दियां थी, जब कोरोना दोबारा आया उस समय कोरोना ने में संयुक्त किसान मोर्चा ने बगल के गांव के ऑक्सीजन के सिलेंडर हमने दिए, हमने लोगों के आंखों के ऑपरेशन करवाए, वो हमने गांव गांव जाके कैंप लगवाए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, लोग हमारे विरोध में ना हो जाए। हमने अपने उसके ये जो सिंगू बॉर्डर था वहां हर रोज डॉक्टर आते थे मायना करने के लिए, गांव के लोग आते थे दिखाने के लिए। सो वहां बीजेपी की हर कोशिश होती थी कि किसी तरह गांव से लोगों को भड़का के हमारे तरफ भेज दिया जाए। लेकिन हमें जैसे ही पता लगता था, हम इमीडिएटली उन गांव में कोई ना कोई कार्रवाई, कैंप लगाना, मीटिंग करनी, लोगों को समझाना, ये करते थे। तो मैं बता रहा हूं कि ये कोरोना काल में पैदा हुआ आंदोलन दिल्ली को घेरते हुए अल्टीमेटली 19 नवंबर को मोदी जी को ऐलान करना पड़ा कि हम 3 कानून के बारे में, हम बाकी चीज़ों के बारे में किसान नेताओं को समझाने में असफल रहे हैं, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं और 3 कानून वापस लेते हैं। देखिए, मैं एक दिन आराम से बैठा था अपने दफ्तर में, मुझे एक चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी भेजने वाला एक मिलिट्री का एक्स कैप्टन था। उसने बोला डॉक्टर साहब वो चिट्ठी जल्दी पढ़िए। मैंने पढ़ी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, हालांकि बाद में पता चला वो झूठी चिट्ठी है, टाइप की हुई थी। वो थी कि कुछ ही दिनों में बम्बार्ड हवाई जहाज बम्बार्डमेंट करने वाले तैयार कर लिए गए हैं, टैंक तैयार हो रहे हैं और आपके ऊपर मिलिट्री का और एयरफोर्स का हमला होने जा रहा है। नीचे साइन भी थे किसी के। तो हमने अपने साथियों को चिट्ठी भेजी, चिंता भी लगी। लेकिन कुछ देर बाद मेरे एक साथी का मुझे आया कि मुझे 100% लगता है कि ये झूठ, फेक खबर है, फेक न्यूज। लेकिन ऐसा था। पर अगर
उस समय मोदी की सरकार वहां टैंकों या हवाई जहाजों के साथ हमला करती, तो आज मैं यहाँ खड़ के दावे से कहता हूं कि मोदी की सरकार को उसका बदला चुकाना पड़ा। मिलिट्री में लोग तैयारी कर चुके थे बगावत करने के लिए। पूरा पंजाब और हरियाणा, पश्चिम यूपी के लोग आके दिल्ली को और बुरी तरह घेर लेते, वो नहीं हुआ। दूसरा दूसरा ये था कि या वो नहीं माने, आंदोलन लंबा चले, और अगर आंदोलन वो 2021, 22, 23 तक चलता तो 2024 में भी बीजेपी आरएसएस को जो नतीजे भुगतने पड़ते आप सोच सकते हैं। उन्होंने यही बनाया कि जल्दी से यूपी इलेक्शन को देखते हुए जल्दी से 3 कानून वापस लिए जाएं जो उन्होंने लिए। तो ये इस आंदोलन की हिस्ट्री है। उससे पैदा हुआ संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा पैदा हुआ, क्रांतिकारी किसान यूनियन ने उसमें अपना योगदान डाला, हमने उसमें अपना योगदान डाला कि किसान संगठनों को इकट्ठा करने में। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन के दौरान किसान नेताओं में आने वाले मतभेदों को एक जल्दी से निपटाना और अंदर की बात को बाहर नहीं जाने देना, इसकी कोशिश करते हुए हम केवल कुछ नेता नहीं बल्कि किसानों का बड़ा समूह संगठनों का ही फैसला करता था, वही इंप्लीमेंट होता था। जो 9 लोगों का तालमेल कमेटी था वो एजेंडा ही रखता था, वो फैसले नहीं लेता था। फैसले कम से कम 100 किसान संगठनों की मीटिंग में या उससे भी ज्यादा किसान संगठनों की मीटिंग में होते थे। तो वो एक दौर चला। उसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा आज, अगर मुझसे कोई सवाल पूछे, आज संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर 2020 से पहले जो था 19 दिन का, आज उससे कहीं ज्यादा एकता में है, कहीं ज्यादा उसकी सुदृढ़ता हुई है और कहीं ज्यादा उसके मुद्दों की शनाख्त पूरे देश में हुई है। अगर एमएसपी का मुद्दा आप कहें, एमएसपी के मुद्दे में बारे में पहले कर्नाटक, तमिलनाडु के संगठनों को ज्यादा नहीं पता था, बंगाल, बिहार के संगठनों को नहीं पता था। आज एमएसपी का मुद्दा क्या है ये पूरे किसान संगठनों के नेताओं की जहन में चला गया। एक दूसरा, मुद्दों के साथ साथ उनकी एकता भी बढ़ गई है। इसलिए पिछले दिनों में संयुक्त किसान को मोर्चा की जो बैठकें हुई उसमें जो मुद्दे हमारे बचे थे क्या थे? एमएसपी, बिजली बिल, लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा, चौथा था हमारे केसों की वापसी। और उसमें 3 मुद्दे हमने दिल्ली मीटिंग में आज से 6 महीने पहले और जोड़े। वो थे, नंबर 1, पूरे देश के किसानों की कर्ज से मुक्ति, कर्जा माफी। दूसरा था, हर किसान को जो खेती करते हुए 60 साल का हो जाता है या उसकी पत्नी 60 साल की हो जाती है, उनको किसान पेंशन का प्रावधान हो, 5,000 से लेके 10,000 प्रति महीना। तीसरा था कि किसानों की फसलें बीमारी, बाढ़, सुखाड़ किसी से भी खत्म हो जाती हैं तो एक कंप्रीहेंसिव बीमा योजना हो, जिस बीमा योजना से किसान का नुकसान की भरपाई हो पर। तो ये 3 मुद्दे जोड़ के 7 मुद्दों को लेकर अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना चार्टर कई बार ये भेजा है राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को। तो ये मुद्दों के साथ अभी संयुक्त किसान मोर्चा में जो नई चीजें मैं देख रहा हूं वो है, जैसे बिंदेश्वरी जी ने बताया, आज तमिलनाडु से लेकर हिमाचल का सेब पैदा करने वाला किसान, उधर रबर पैदा करने वाले किसान, उनकी आपस में पहचान एक हो चुकी है। वो सोचते हैं हम सब किसान, वो सोचते हैं हमें इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो कुछ मिलेगा। ये जो एक वातावरण बना है ये इस आंदोलन के बाद काफी मजबूत हुआ। और मैंने खुद पिछले दिनों मेरा जिम्मा था कि एक तालमेल कमेटी बनानी है संयुक्त किसान मोर्चे की, ऑल इंडिया कमेटी की। तो मैंने तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब जगह
किसान संगठनों से तालमेल किया। एक भी प्रांत में मुझे नहीं मिला जहां किसान संगठन इकट्ठे नहीं। हर जगह कहीं कम कहीं ज्यादा संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे किसान संगठन एक साथ हैं। और इसके साथ ही हमारी कुरुक्षेत्र में जो 2 मीटिंग पहले बैठक हुई थी, उसमें हमने संयुक्त किसान मोर्चा की एक 9 सूत्रीय नियमावली भी बना ली है। संगठन कैसे मेंबर बनेंगे, किस संगठन के कितने लोग आएंगे नेशनल मीटिंग में और कितनी महिलाएं आएंगी, कैसे हमारा रिश्ता इलेक्शन प्रोसेस से क्या रहेगा, ये तमाम चीज़ों को 9 सूत्रीय नियमावली में बना लिया गया। और साथ ही साथ ये भी एहसास है एसकेएम को कि अभी 2023 का साल जो निकल रहा है और 2024 के 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एसकेएम ने कुछ इस मीटिंग में प्लान लिया है जो मैं आपके साथ अभी कहना चाहता हूँ। पहले हमने पूरे देश में ऐलान किया कि 800 एमपी हैं। 800 एमपी को जाके एक ज्ञापन और चेतावनी पत्र जो हमने जुलाई 2020 में दिया था, उस तरह का चेतावनी पत्र 800 एमपी को दिया जाए। वो कांग्रेस का है या आरजेडी का है या जदयू का है, तो वो हमने सब जगह भेजा है। और उसको अभी हमने सोचते हैं कि जहां नहीं दिए गए उसको भी 10 दिन में वो चेतावनी पत्र और वो ज्ञापन जो है दे दिया जाए। इसके बाद जुलाई के महीने में थोड़ा बरसात रहेगी। अगस्त सितंबर में हमने प्लान किया है कि देश की लीडरशिप और प्रांतों की लीडरशिप मिलके हर प्रांत में एक एक कन्वेंशन करेंगे, जिसमें हर संगठन, जैसे मैं बिहार की उदाहरण देना चाहूँ कि बिहार में संयुक्त किसान मोर्चा 2 ध्रुवों में बटा हुआ है। एक में राजा राम सिंह है, तो इसमें अशोक सिंह है क्या, उनको इकट्ठा करने के लिए एक कन्वेंशन बिहार में करना है। इसी तरह यूपी में करना है। पंजाब में ऑलरेडी एक ही संयुक्त किसान मोर्चा है। ये करना है नंबर 1। नंबर 2, हर प्रांत में यात्राएं निकालनी है। संगठन संयुक्त किसान मोर्चे का बैनर लेके एक जगह से 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर, जैसे ठीक हो, मौसम भी ठीक हो, तो उसमें यात्राएं निकाल के पूरे देश में एक संयुक्त किसान मोर्चे के मुद्दे और संयुक्त किसान मोर्चे को फैला दें। और फिर अंत में आएगा हमारे पास नवंबर का महीना। जब हम 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ गए थे, तो हमारा डिसीजन है कि 26 नवंबर को हमारे किसान अपने अपने प्रांत की राजधानी की तरफ जाएंगे और उस राजधानी में 3 दिन का महापड़ाव, दिन और रात का, 26, 27, 28, 75 घंटे का धरना हर राज्य की प्रांत को, राजधानी को घेर के बैठेंगे किसान। इससे पहले यात्राएं होंगी, कन्वेंशन होगी, और फिर अगली मीटिंग में हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का एक आंदोलन का ऐलान करेंगे, जिसको आम भाषा में बोला जाता है कि अब ये 3 महीने हमारी आर पार की लड़ाई। आर पार की लड़ाई में या तो दिल्ली जैसा ही आंदोलन होगा या कोई और रूप होगा, वो तय करेगी मीटिंग। लेकिन उसका मतलब ये है कि या तो हमारा एमएसपी, कर्ज मुक्ति और किसान पेंशन के मुद्दे को केंद्र सरकार रिजॉल्व करे, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। वो मई 2024 की इलेक्शन आ जाए, कुछ आ जाए, आंदोलन नहीं रुकेगा। ये है एसकेएम की रिपोर्टिंग। दूसरी रिपोर्टिंग है हमारे क्रांतिकारी किसान यूनियन की। ये मैं बता दूं साथियों कि हम आंदोलन के समय 2 या 3 जिले में थे पंजाब में। आंदोलन के दौरान और उसके बाद हम पंजाब के कोई 12 जिलों में हमारा संगठन, काफ़ी नेटवर्किंग है, बढ़िया। डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनी हुई हैं, ब्लॉक कमेटी बनी हुई है। इसके साथ साथ हमें यूपी में क्रांतिकारी किसान यूनियन बन गई है। झारखंड में हम परसों ही बना के आए हैं, 500-600 लोगों की गैदरिंग थी। राजस्थान में बन गई है, हरियाणा में है, और अभी राजस्थान में हम बनाए हैं और राजस्थान का दूसरा एरिया में हम 21 को फिर जा रहे हैं।
गंगानगर हनुमानगढ़ में। तो बिहार में भी हम लास्ट टाइम आए थे, एक 7 मेंबरी संयोजक कमेटी बना के गए थे अपने बिंदेश्वरी जी की लीडरशिप में, और अभी बिहार में इसको और विस्तार करने की जरूरत है। पर ये जो इसके लिए हमने इस बीच अपना घोषणा पत्र, अपना संविधान, अपने कार्यभार वो सब राज्यों में भेज दिए, और साथ ही साथ हम हर प्रांत में क्रांतिकारी किसान यूनियन के सम्मेलन करने का प्लान कर रहे हैं, और 2-4 महीने के 3 महीने के बाद हम संयुक्त क्रांतिकारी किसान यूनियन की एक मीटिंग करेंगे जिसमें हर प्रांत से लोगों को बुलाएंगे और उसका कोई केंद्रीयकृत कमेटी बनाने की कोशिश करेंगे, सो दैट अभी तक हम प्रांतों के लीडर हैं। मुझे बोल देते हैं राष्ट्रीय नेता, लेकिन मैं अभी राष्ट्रीय नेता में नहीं हूं। अभी उसका रोल एक निभा रहा हूं क्योंकि हर प्रांत में जा रहा हूं। इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूं कि 4 दिन पहले दूसरी मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा की देश के जो 12 बड़े ट्रेड यूनियन हैं, मजदूरों के जो संगठन, कर्मचारियों के जो संगठन है, उनसे एक बैठक हुई है। दूसरी बैठक थी ये आंदोलन के बाद, जिसमें ये तय हुआ है कि किसान और मजदूर संगठन मिलके अगस्त के बाद एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे मिलके। अभी तक हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, जैसे हमने कोई कॉल दी उसमें मजदूर संगठन सपोर्ट कर देते, उनकी कोई कॉल होती हम वो कर देते। अभी ये तय हुआ है कि अगस्त के बाद, अभी 14 जुलाई को फिर दोबारा तीसरी मीटिंग होगी, उसमें दिल्ली में एक किसानों और मजदूरों का ज्वाइंट कन्वेंशन होगा। उस ज्वाइंट कन्वेंशन में मजदूरों और किसानों के ज्वाइंट मुद्दों की पहचान करके एक चार्टर देश के किसानों और मजदूरों का, और देश में जो बीजेपी जिस तरह का फाशीवादी रूल करने जा रही है उसके विरोध में देश को, लोगों को आह्वान किया जाएगा कि इस आंदोलन में आप उतरो। ये अगस्त या सितंबर में या अक्टूबर में दिल्ली में मजदूर किसानों की कन्वेंशन में उसका ऐलान किया जाएगा। उसमें भारत के बंद की कॉल भी हो सकती है, जेल भरो की कॉल भी हो सकती है, आंदोलन का कोई और रूप भी हो सकता है। तीसरा एसकेएम क्रांतिकारी किसान यूनियन और एसकेएम प्लस मजदूरों के संगठनों का ज्वाइंट एक्शन प्लान, वो तीनों की मैंने आपको रिपोर्ट की। केकेयू अभी जैसे कल ही शाम को हमने यहाँ बैठकर पंजाब की मीटिंग की, 12 तारीख को आपने शायद अखबारों में पढ़ा हो, हमने ये जो पहलवान लड़कियां बैठी थी दिल्ली जंतर मंतर पे, आपको मैं बता दूं कि उनकी सपोर्ट जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने की, वो अपने आप में एक उदाहरण है। कैसे 28 तारीख को नई पार्लियामेंट के सामने जब उन्होंने जाना था, पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए और मोदी सरकार की अर्थियां जलाई। उससे पहले एक हफ्ता 11 से 18 तक मोदी सरकार के खिलाफ पहलवानों के पक्ष में बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और जिस दिन 28 को उन्होंने पहलवानों को रौंदा अपने बूटों के तले, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। हमने कॉल दी कि 1 जून को पूरे देश में इस जुल्म के खिलाफ मोदी सरकार के पुतले जलाते हुए पहलवानों की सपोर्ट करो और इस जुल्म का विरोध करो पूरे देश में। और साथियों, ये किसान संगठनों ने नामिसाल किया बड़े पैमाने। आपके बिहार का नहीं मुझे पता, क्योंकि बिहार के बहुत संगठन, किसान महासभा, किसान सभा, कई किसान सभा, वो मेंबर हैं, उन्होंने किया होगा। क्रांतिकारी किसान यूनियन ने कितना किया आप बताओगे। 5 जून को ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस दिन अयोध्या में बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा था, उस दिन पूरे देश में ब्रिजभूषण शरण सिंह के पुतले जलाए गए। इसी कारण ये जो फैल रही आग थी, इसी फैल रही आग से डर से ही
सरकार ने पहलवानों के साथ बातचीत शुरू की और वो 15 तारीख तक पहलवानों से उन्होंने मांग की कि 15 तारीख तक आंदोलन को पोस्टपोन करो। उन्होंने किया, लेकिन कल सोनीपत में पहलवानों ने एक पंचायत बुलाई थी, बड़ी पंचायत हुई है, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि 15 तारीख तक अगर बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होकर जेल में नहीं जाता है, आप पढ़ लीजिए अखबारों में, साक्षी मलिक का अपने बजरंग पूनिया की स्टेटमेंट है, वो जो पंचायत हुई वहाँ का उन्होंने बताया है कि अगर वो नहीं गए हम आंदोलन फिर शुरू करेंगे, और उस आंदोलन को जो शुरू करेंगे उस आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए हम किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, महिलाओं, जानवादी संगठनों की मीटिंग बुला के वहां फैसला करेंगे। यानी जो पहले अकेले पहलवान करते थे, 15 तारीख के बाद पहलवानों ने फैसला किया है कि जन आंदोलन के लोगों के बुलाकर एक साथ फैसला करेंगे। एक तो बात ये रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट है कि एक हरियाणा में, आपको याद पता होगा, पढ़ा होगा आपने, हरियाणा में सूरजमुखी जो बीज है जिसका तेल बनता है, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 6440, लेकिन हरियाणा जो केंद्र सरकार ने अनाउंस की है, हरियाणा में उसकी बिकवाली हो रही है 4500-4800। इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में किसान हमारे बैठे थे मेन रोड के ऊपर, जो लाहौर से कलकत्ता जाती है, नेशनल हाईवे 44 जो पहले 1 थी, वहां उनको उठाया, लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस फेंकी, पानी की बौछारें की, और उनमें से 30 से ज़्यादा किसान जो हैं वो जेल में है अभी। और 12 तारीख को उस एरिया के किसानों ने ऐलान किया है कि बड़ा एक पंचायत उसी एरिया में 12 तारीख को कर रहे हो, उसमें हमारी क्रांतिकारी किसान यूनियन, पंजाब का संयुक्त किसान मोर्चा, हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी गिनती में उस पंचायत में शामिल होगा। और साथ में ये ऐलान किया जाएगा कि एमएसपी की जो लड़ाई है हमारी वो जारी, केवल सूरजमुखी की नहीं, पूरी फसलों की है, केवल हरियाणा के नहीं, पूरे देश की है। सो एमएसपी की लड़ाई का बिगल जो है वो 12 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा और बाकी संगठन जो है वो पिपली कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र का जो वो कुरुक्षेत्र जिला में ही है, वहाँ उसका बिगल बजाया जाएगा। सो ये पहलवानों की लड़ाई में हम हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लड़ाई में है, और साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा मिलके जो हमारी ट्रेड यूनियन के साथ मिलके एक देशव्यापी आंदोलन करेगा, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा है। ये है मोटा मोटी रिपोर्ट। अगर किसी को कुछ पूछना हो बताइए ना। एमएसपी और की सवाल नहीं, एक केवल एमएसपी जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, बस सुनिए समझिए, दो तरह का पॉइंट है इसमें। नंबर 1, एमएसपी जो इन्होंने कहा क्या है, एमएसपी जो है ये हमारे देश में एक समय जब किसानों ने आंदोलन किया उसके बाद आई। आप अगर देखोगे हर दवाई के डब्बी के ऊपर लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ज़्यादा कोई भी ले नहीं सकता है, कम कर सकता है। हमारा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी कमेटियां बैठी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जो पहली कमेटी बैठी वो थी स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन की। उसने ये कहा कि किसान का अगर 1 क्विंटल के ऊपर कॉस्ट 1000 रुपया है तो उसको 50% मुनाफा देना चाहिए, क्योंकि वो केवल पैदा ही नहीं करता, वो कई तरह के और भी काम करता है। नंबर 1 मैनेजेरियल काम करता है, इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, वो कई तरह के काम करता है। नंबर 2 उसमें था कि हर 3 या 4 साल में, अगर इतिहास खोल के देखोगे, हर 3 या 4 साल में
किसान की फसल बाढ़, सुखाड़ या बीमारी से खत्म हो जाती है। इसलिए उसको जब फसल हुई है उसमें 50% प्रॉफिट देना चाहिए। MS स्वामीनाथन की बड़ी रिपोर्ट है, उसको आप पढ़ लीजिए, और भी उसमें बहुत सारी सिफारिशें। उसके बाद जो कमीशन बना हुआ दिल्ली में, उसमें आजकल वो बीजेपी का आदमी बन गया है। एक है रमेश चंद्र। रमेश चंद्र ने, कमेटी ने एक रिपोर्ट दी जिसने कहा कि 1 क्विंटल के ऊपर कितना खर्चा आता है। उसने एक फार्मूला बनाया, उस फार्मूले को उसने नाम दिया C2, जिसमें हमने जो जमीन के ऊपर जो बीज खरीदा है, डीजल लगाया है, ट्रैक्टर मशीनरी लगाई है, या कोई स्प्रे की है, वो तो खर्चा हो गया हमारा। लेकिन साथ किसान की मेहनत की दिहाड़ी कितनी पड़ेगी, जमीन का रेंट कितना पड़ेगा, सब्सिडी निकाली नहीं जाएगी, ये मुद्दे जो है ये भी जोड़े जाएं, जिसको रमेश चंद्र ने कहा था C2। C2 फार्मूला रमेश चंद्र कमेटी ने कहा कि स्वामीनाथन का 50%, रमेश चंद्र का C2, ये बोल के किसान का फसल का MSP डिक्लेयर करना चाहिए। हमारे ये डिक्लेयर नहीं होता है, हमारे होता है जो फैमिली लेबर लगी है, क्या A1FL, वो उसमें कॉस्ट कम हो जाती है, हमारी लेबर जो है वो लेबर कम लगती है, जमीन का किराया नहीं लगता है। जो सब्सिडी, मैंने मान लीजिए 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है ट्रैक्टर में, पंप में और मशीनरी में, तो 5 लाख का 6 महीने में कितना पैसा बनता है सूद का, ब्याज का, वो भी ऐड होना चाहिए उसमें। क्योंकि मेरा तो 5 लाख से 4.5 लाख रह जाएगा, फिर 3.5 लाख रह। अगर वो मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया होता 5 लाख रुपया, मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट था वो मिलता, मेरा 5 लाख 5.25 लाख हो जाता। लेकिन यहाँ वो 5.25 लाख नहीं हो रहा, वो 5 लाख और कम हो रहा है, वो भी जुड़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट, मेरी जमीन जो है, मान लीजिए आज मेरा 1 एकड़ जो है, तो 1 एकड़ मेरा 20,000 या 30,000 प्रति साल लैंड मैं दूसरे को देता हूँ, जो हमारे रेंट बोलते हैं, तो उसका 6 महीने का जो किराया वो भी कॉस्ट में आना चाहिए। मेरी मेहनत जो है वो अनस्किल्ड नहीं होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। आप ब्रह्मदेव शर्मा जी ने, जो हमारे कभी बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी रहे हैं, उन्होंने स्किल्ड लेबर का फार्मूला बोला था। स्किल्ड लेबर का मतलब ये है कि एक दिहाड़ीदार जो इमारत बनाने में एक मिस्त्री को सहयोग करता है, केवल सीमेंट उठा के बजरी उठा के मिलाता है, जो मिलाता है उसको राजमिस्त्री बताता है कि इतना हिस्सा सीमेंट डालो, इतना हिस्सा बालू डालो, इतना हिस्सा ये पानी डालो। राजमिस्त्री स्किल्ड लेबर है, वो जो मजदूर है वो अनस्किल्ड लेबर है। किसान की मेहनत स्किल्ड होगी या अनस्किल्ड होगी, ये हमारा जो कमीशन आए हैं, लक्ष्मण दास कमीशन, उन्होंने अनस्किल्ड बोला है। खेती में लगा हुआ किसान, मैं बोलता हूँ, मैं अगर खेत में खेती करता हूँ तो मैं अपने गेहूं का या पैडी का बीमारी देख के उसकी फसल के ऊपर स्प्रे भी करता हूँ, ये मेरा दिमाग है। मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ खेत में तो मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। मैं बिजली की मोटर को फ्यूज लगाता हूँ तो इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। इसलिए मैं स्किल्ड आदमी, अनस्किल्ड नहीं। मेरी स्किल्ड लेबर अगर 6 महीने पैडी या बीट के कैलकुलेट करनी है तो वो स्किल्ड हर रोज का, मान लीजिए 1 साल में जो कमीशन है 200 दिन का मेरा दिहाड़ी काउंट करता है कि 200 दिन मिल लगे। अगर मैं अनस्किल्ड हूँ तो मुझे नरेगा वर्कर का मिलेगा, अगर मैं स्किल्ड हूँ तो उसका डबल मिलेगा। मेरी दिहाड़ी डबल पड़नी चाहिए, मेरा जो जमीन का रेंट है वो पूरा मिलना चाहिए, मार्केट रेट का मिलना चाहिए, मेरा जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उसका ब्याज मिलना चाहिए, और सब्सिडी। और बताऊं आपको, जो मुझे सब्सिडी मिल रही है, मान लीजिए मेरा आज बिजली फ्री है पंजाब में,
वो बिजली फ्री में मेरा 2000 का या 1000 रुपया प्रति साल उस कनेक्शन का खर्चा आना था, मेरा 12,000 रुपया हो गया साल का। तो सरकार क्या करती है कि 12,000 मुझे दिया इस जेब से, 12,000 रुपया मेरा निकाल लिया इस जेब से, मेरी फसल का रेट ही कम कर दिया। वो समझ गए ना, 12,000 की सब्सिडी को बांट दिया 6 महीने गेहूं के लिए, 6 महीने पैडी के लिए, वो 6,000 कम कर दिया लागत से। तो इस तरह से किसान की जो लागत की कैलकुलेशन है वो स्वामीनाथन कमीशन और रमेश चंद कमेटी को मिला के होनी चाहिए, नंबर 1। उसके ऊपर 50% होना चाहिए। नंबर 3, जैसे उदाहरण के लिए अभी सूरजमुखी हरियाणा में 6440 रुपया डिक्लेयर करने के बावजूद भी बिक रहा है 4,000 रुपये, 2,440 रुपये कम बिक रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर खरीद की गारंटी का कानून हो। अगर कोई व्यापारी 6440 नहीं खरीदेगा तो वो कानून से अपराधी गिना जाना चाहिए। क्योंकि हमने जो मांग की थी केंद्र सरकार से हमने मांग की थी कि वो मंडी खरीदे, बाजार खरीदे या सरकार खरीदे। किसान की फसल का मोल शुरू होना चाहिए जो उसने रेट बांधा है। और रेट क्या बांधा है? रमेश चंद्र कमेटी और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को जोड़ के 50% मुनाफा देके। अगर सरकार प्राइवेट व्यापारियों को मौका देती है, मान लीजिए 5,000 रुपया मेरी फसल की कीमत सरकार ने, पहले तो वो रमेश चंद्र कमेटी और उसकी कमेटी के मुताबिक उसका मोल ही नहीं बनाया जाता एमएसपी का, उसके बाद उसको खरीदा नहीं जाता, व्यापारी कम में खरीदता है। तो इसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने या केरला गवर्नमेंट ने जैसे किया था, उसको बोलते हैं भाव अंतर। जो भाव अंतर बचा है वो सरकार अपनी जेब से दे किसान को, ना कि किसान गया मार्केट में। जैसे आपके यहाँ होता है, आपके यहाँ गेहूं ना पैडी चावल, आपके यहाँ चावल की फसल जो पैडी वो है वो 1400-1500 रुपए खरीद होती है, इतनी होती है ना, 1500 रुपए क्विंटल। अगर यहाँ एमएसपी हो और उसकी खरीद की गारंटी हो, 1660 है सर। नहीं 2200 कुछ है, 2200 कुछ है अभी कुछ अभी बढ़ाई है कुछ, तो वो उस रेट में या तो भी। अब आपके क्या होता है, हमने आंदोलन के दौरान हजारों ट्रक पकड़े, पैडी बिहार का, व्यापारी यूपी का, और ट्रकों भर भर के पंजाब बेच रहा है। क्यों? क्योंकि पंजाब में पूरा रेट मिल रहा है। तो वो किसान बेच रहा है 1500-1600, व्यापारी उसमें से जाके 500 रुपया प्रति क्विंटल मुनाफा कमा रहा है। इसलिए मंडी का गारंटी होना, दाम का पूरा कैलकुलेट होना, और मंडी में उस दाम के ऊपर खरीद होनी, इसकी अगर गारंटी नहीं होगी तब भी केंद्र सरकार ने बना दिया रेट केवल पैडी, चावल और गेहूं को छोड़कर, कभी कभी सरसों को छोड़कर, कभी कभी कपास को छोड़कर, बाकी फसलों का एमएसपी मिलता ही नहीं है। वो एमएसपी जो कैलकुलेट भी ठीक नहीं किया गया, सुन लीजिए, कैलकुलेट भी ना रमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश को माना गया, ना स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को माना गया। वो कैलकुलेट करके जो बिका भी उससे भी कम बिका। ये है एमएसपी। और दूसरा पहलवानों का, देखिए पहलवानों के आंदोलन में हम पहले नहीं थे। हमारी दिल्ली में मीटिंग में पहलवान आए, उन्होंने हमें बोला कि हमारी हेल्प करो। हमने बार बार कहा कि आंदोलन आपका है, हम बाहर से आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही उन पर दमन बढ़ा तो हमारे किसान संगठनों ने उसकी सपोर्ट की। नंबर 2 जो आपने सवाल उठाया है वो ये है साथी जी, पूरे देश में पोक्सो एक्ट में या ये सेक्सुअल ऑफेंस का जो है, अगर आपके ऊपर कोई लड़की लगा देना, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, आप अंदर जेल में रहेंगे। नंबर 1, पोक्सो एक्ट में अगर लड़की की माँ को भी पता है वो भी जेल में जाएगी अगर वो छुपाएगी तो, क्योंकि बच्चा जो है छोटा माना जाता है। बच्चे के साथ पोक्सो एक्ट, अगर प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन
सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट, अगर वो उसका वो नहीं होता है जाएगा, तो इसका मतलब यह है कोई ना कोई ताकत वो ब्रिजभूषण को बचा रही है। जहाँ तक आपने कहा, किसी ने कहा कि ब्रिजभूषण जो है, आपने कहा वो बात गलत है। पहलवान पूरी बीजेपी के विरोध में है। पहलवानों के बाप दादा कोई रिश्तेदार जो हैं, जो आंदोलन में हैं, वो बीजेपी में थे। ये फोगट सिस्टर की एक सिस्टर भी बीजेपी में है, बबीता। हो सकते हैं ऐसे लोग, लेकिन जिन लड़की पहलवानों ने उसका विरोध शिकायत की है, वो सभी आज ब्रिजभूषण हो, योगी हो, मोदी जी हो, सबके विरोध में आंदोलन में। जिंदाबाद जिंदाबाद। पंजाब से बिहार की लड़ाई एक है। किसान आंदोलन नहीं दबा है, नहीं दबेगा, नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। किसान आंदोलन नहीं दबा है, नहीं दबेगा, नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर धनपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो।